नमस्कार। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के जनसंख्या के बारे में। और जनसंख्या के जो विभिन्न पक्ष हम इसमें अध्ययन करेंगे वो है हमारा जनसंख्या वितरण और जनांकीय विशेषताएं हैं। इनके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जो एथनिक कैरेक्टर या नृजातीय विशेषताएं होती हैं जनसंख्या की, उनके बारे में। और साथ ही साथ इनके सांस्कृतिक पक्षों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर समझेंगे कि इस जनसंख्या में प्रवास की भूमिका क्या है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सामान्यतया एक नया बसा महाद्वीप है, जिसमें बहुत पहले से तो वहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स रहते थे, लेकिन वास्तविक विकास इसका 15वीं शताब्दी के बाद से हुआ है, जब कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। तो ये नई दुनिया के लिए एक नया ही महाद्वीप था और बहुत भारी मात्रा में प्रवास हुआ, और जिसके कारण आज का जो अमेरिका दिखता है वो हमको प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसके पॉपुलेशन के बारे में समझते हैं। तो किस तरह से जनसंख्या वितरित है, इसको हम लोग इस मानचित्र की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है, और यहाँ लगभग बीचों बीच 100 डिग्री वेस्ट की लाइन जाती है, यानी पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका महाद्वीप स्थित है। और जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है वो अमेरिका को लगभग आधे आधे भाग में विभाजित करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अराउंड 85% पॉपुलेशन ये निवास करती है 100 डिग्री वेस्ट के पूर्वी भाग में। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पूरी जनसंख्या 617 मिलियन लोग हैं। ये 2025 के आंकड़े हैं, और जो पूरे वर्ल्ड का लगभग 7.7% हिस्सेदारी करता है। और साथ ही साथ जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का घनत्व है वो 25.7 है। ये 2021 के आंकड़े, यानी 25.7 लोग, यानी तकरीबन 26 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे अमेरिका महाद्वीप में यह घनत्व एक समान नहीं है, और इसको हम लोग इस मैप पे देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही कलर डार्क होता गया है, वैल्यू अधिक होती गई है। इस मेथड को हम लोग कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे डार्क कलर है, यहाँ देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा डेंसिटी है, और ये मुख्यतया अमेरिका के नगर हैं। तो ये 49 डिग्री की ये अमेरिका और कनाडा की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दक्षिण में ही अमेरिका महाद्वीप का बहुतायत जनसंख्या बसी हुई है। और इसमें भी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो ये वाला सेक्शन, इसमें 100 डिग्री पश्चिमी लैटिट्यूड से पूर्वी भाग में बसा हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका में पहले हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या प्रतिरूप को। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनसंख्या है वो लगभग 347 मिलियन जनसंख्या, ये 2025 के आंकड़ों के अनुसार है। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 37 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें भी जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यानी अटलांटिक महासागर के क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जबकि जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पे जनसंख्या 10 या 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि जनसंख्या यहाँ पे क्यों बसा हुआ है। तो जनसंख्या बसने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, और इन फैक्टर्स को पहले हम जनसंख्या के क्षेत्र देखते हैं, उसके बाद फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में बेसिकली जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या के बहुत ही सघन संकेंद्रण मुख्यतया 4 हैं। तो जो पहला संकेंद्रण है वो पहला संकेंद्रण है उत्तरी अटलांटिक तट का भाग। और यह तट का भाग बहुत ज़्यादा जनसंख्या इसलिए रखता है कि यहाँ पे बंदरगाहों की संख्या अधिक है, साथ ही साथ ये समतल भूभाग है, जल की उपलब्धता अधिक है, खनिज संसाधनों की अधिकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे फॉल लाइन की उपस्थिति है, यानी प्रपात रेखा जो अपलेशियन पर्वत का पिडमांट है। और उस फॉल लाइन के सहारे बहुत सारी जल विद्युत की परियोजनाएं चलती हैं, और इनके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी उद्योगों का विकास हुआ है। तो ये पहला मुख्यतया क्षेत्र है। और इसमें भी जो हडसन नदी की घाटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस बसी हुई है। और यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है, और न्यूयॉर्क सिटी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बोस्टन है, और साउथ ईस्टर्न पार्ट में फिलाडेल्फिया है। तो ये लगभग यहाँ पे 1000 किलोमीटर का एक बना है कोनर बेसन, या इसको हम लोग कहते हैं सन्नगर। तो सन्नगर
नाम दिया था पैट्रिक गिडिज साहब ने, जिसमें छोटे छोटे जो नगर होते हैं वो बढ़ते बढ़ते विस्तार होते होते वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस तरह से बोस्टन से फिलाडेल्फिया तक बहुत ही बड़ा, लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में ये कोनरबेसन या सन्नगर फैला हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी जनसंख्या का केंद्र है। अब इसमें जो दूसरा घना जनसंख्या का क्षेत्र है वो ये ग्रेट लेक्स के दक्षिण वाला भूभाग। और कारण क्या है इसका कि यहाँ पे अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा भारी हैवी इंजीनियरिंग के उद्योग, जलयान के उद्योग, वायुयान निर्माण के उद्योग, लोहे इस्पात के उद्योग, ये सारे के सारे संकेंद्रित हैं। तो यहाँ हैवी औद्योगिकरण के कारण बहुत ही घनी जनसंख्या निवास करती है। अब इसमें जो तीसरा क्षेत्र है मध्य और दक्षिणी पूर्व राज्य, यहाँ पे उपजाऊ मैदान होने के कारण कृषि कार्य बहुतायत से होते हैं और यह कृषि कार्य बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं। इनके साथ साथ जो पेट्रोलियम या और भी जो खनिज पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, तो इनके कारण यहाँ पे जनसंख्या सघन केंद्रित है। अब एक चौथा और छोटा सा केंद्र है ये कैलिफोर्निया के क्षेत्र में। तो वेस्टर्न कोस्ट पे यानी प्रशांत महासागरीय तट पे ये एक छोटा सा औद्योगिक संकुल विकसित हुआ है और इसमें भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स है जो हॉलीवुड के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही जो जलपोत या मोटरयान जैसे उद्योग भी लगे हुए हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ही घनी जनसंख्या के क्षेत्र हैं। तो पहला इसमें तटीय क्षेत्र, दूसरा ग्रेट लेक्स के दक्षिण वाला क्षेत्र, तीसरा जो मध्य और दक्षिण का मैदानी भाग है और चौथा ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद जो क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है इसका कारण है कि यहाँ पे हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र है, साथ ही साथ मरुस्थलीय क्षेत्र है और ऊंचे पठार हैं जहाँ पे वनस्पतियों का आवरण बहुत ही कम है। तो इस कारण से यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। अब जब जनसंख्या की ही दृष्टि से देखते हैं कनाडा का क्षेत्र, तो कनाडा का क्षेत्र ये ग्रेट लेक्स से ऊपर वाला क्षेत्र यानी दक्षिणी और पूर्वी भाग, और साथ ही साथ थोड़ा सा ये देख सकते हैं ये प्रेयरी रीजन है। तो प्रेयरी रीजन में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, कारण कि यहाँ पे व्हीट का कल्टीवेशन होता है और यह गेहूँ बेसिकली स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंतकालीन गेहूं की खेती का क्षेत्र है। तो प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं की कृषि या और भी जो बड़े बड़े फार्म बना के खेती किए जाते हैं उसके कारण यहाँ जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र है कनाडा का वो दक्षिणी और पूर्वी कनाडा का क्षेत्र है जो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस के नज़दीक में स्थित है। और यहीं पे कनाडा के जो बहुत बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं, जैसे कनाडा की राजधानी है ओटावा, टोरंटो, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, ये सारे इसी में स्थित हैं। तो कनाडा की मुख्यतया जनसंख्या इसी दक्षिण और पश्चिमी भूभाग में पाई जाती है। और इसके साथ कुछ जनसंख्या यहाँ वैंकूवर वाले क्षेत्र में मिलती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ रखा था कि ये प्राथमिक क्रियाकलापों का क्षेत्र है और यहाँ से ट्रांस कनाडियन हाईवे पूरा कनाडा के वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट को जोड़ता है। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण है। इस समूचे महाद्वीप की जो ग्रोथ है, वृद्धि दर है, वो 0.3 to 0.4% के आसपास है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट का रेट है वो कम हो रहा है और कुल जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पे 2 पिरामिड डायग्राम है, एक है ये कनाडा का और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कनाडा के कई गुनी अधिक है, तो ये पिरामिड का बेस अधिक है। एक तरफ इसमें मेल होता है, एक तरफ फीमेल होता है, यानी एक तरफ पुरुष जनसंख्या को शो करता है, एक तरफ स्त्री जनसंख्या को शो करता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जनसंख्या का जो कम आयु वर्ग वाला जो हिस्सा है उसकी भागीदारी कम होती जा रही है। यहाँ भी हम देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे नकारात्मक होने की तरफ उन्मुख है। और इसका प्रमुख कारण जन्म दर में कमी है और जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी कम है। तो इस समूचे महाद्वीप में बर्थ रेट और डेथ रेट 15,000 या 15,000 से नीचे है। और यह एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन का जो थियोरी है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी, तो उस थियोरी के स्टेज 4 में ये शो करता है, यानी जहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही कम होते हैं। तो पूरा अमेरिका महाद्वीप चूंकि विकसित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है।
यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत ही विशिष्ट पहलू ये है कि यहाँ पे अपना आवास लोग बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित करते रहते हैं और हर पाँचवें छठवें साल में अमेरिकी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 20% लोग प्रतिवर्ष अपने को शिफ्ट कर देते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगहों पे। तो अब इनमें जो टेंडेंसी आ रही है कि बड़े नगरों को छोड़ के जो छोटे छोटे उपनगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जाके ये लोग बसते चले जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इस जनसंख्या की निर्जातीय संरचना क्या है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भले ही नया बसा महाद्वीप है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। और शुरू में हमने डिस्कस कर रखा था कि ये प्लेस जुड़ा हुआ था, इसको हमने बेरिंजिया ब्रिज के नाम से पढ़ा था। और इस ब्रिज के सहारे जो साइबेरिया से लोग आए और आके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बस गए। तो ये लोग यहाँ के नेटिव पीपल थे या मूल निवासी कहलाए। और इन मूल निवासियों में बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों में बस गए, कुछ मैदानी क्षेत्रों में बसे और कुछ जो शिकार करने लगे वो इनुइट ग्रुप में वो आर्कटिक सागर के तटों पे बस गए। लेकिन इसमें आमूलचूल परिवर्तन तब आया जब 15वीं शताब्दी में यूरोप से लोगों का आगमन हुआ। तो जो यूरोप में विशेषकर दो देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने पूर्वी क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाया और स्पेनिश लोगों ने दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया। तो अल्टीमेटली जो यहाँ के मूल निवासी थे वो मूल निवासी धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्रों में सिमटते चले गए, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है। तो यहाँ पे रेड इंडियन और जो एस्किमो होते हैं, जो इनुइट्स ग्रुप के सदस्य होते हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक है। तो ये क्षेत्र, इसमें रेड इंडियंस ज़्यादा हैं और यहाँ पे एस्किमो लोग ज़्यादा हैं। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना और तटीय क्षेत्रों का यूज करना, यहीं पे लोग रहते भी हैं। तो जब यूरोपीय लोग आना शुरू हुए तो पूर्वी भाग बेसिकली जो काकेसाइड समूह था उनके द्वारा अधिवासित होने लगा। और इन काकेसाइड समूहों में नॉर्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलाइड प्रजातियां काफी हद तक पूर्वी भाग में अधिवासित हुई। और जो मूल प्रजातियां थे, जो रेड इंडियंस या इनुइट्स प्रजातियां, ये सारे के सारे एक किनारे की तरफ होते गए। ये काकेसाइड प्रजाति के लोगों के आने से जो यहाँ की मूल प्रजातियां हैं वो काफ़ी कम रह गई। और अभी भी कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे रेड इंडियंस निवास करते हैं। ये लगभग 275 के आसपास हैं जो रिजर्व एरिया हैं, जो कंजर्वेटेड एरिया हैं जहाँ पे रेड इंडियंस निवास करते हैं। और ये क्षेत्र एस्किमो का क्षेत्र है। और इनके अलावा जो निग्राइड समूह के लोग हैं वो भी अमेरिका की जनसंख्या में लगभग 14% भागीदारी इनकी है, जो अफ्रीकन काले वर्ण के लोग हैं। ये बेसिकली जो औपनिवेशिक काल था उस काल में ये अफ्रीकन देशों से दास के तौर पे यहाँ पे लाए गए। तो अभी भी ये यहाँ की जनसंख्या में एक बड़ा रोल, लगभग 12 से 14% का हिस्सेदारी करते हैं। जो विश्व में प्रजाति का 3 बृहद भेद किया जाता है कि काकेसाइड, मंगोलाइड और निग्राइड, ये तीनों ही यहाँ पे पाए जाते हैं। और जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या है वो काकेसाइड यानी यूरोपीय ब्रीड की है। जब हम उत्तरी अमेरिका के सांस्कृतिक पक्षों की बात करते हैं तो जो सांस्कृतिक पक्ष हैं इसमें मुख्यतया 2 चीज़ें हम लोग रख सकते हैं। एक है हमारा रिलीजन या धर्म और दूसरा है लैंग्वेज या भाषा। इनके साथ ही जो रहन सहन के तरीके हैं और भी जो आचार विचार व्यवहार, ये सब कुछ सम्मिलित किया जाता है सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत। तो जहाँ तक धर्म की बात है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो ईसाई धर्म को मानने वाली है। और इस ईसाई धर्म में जो कनाडा है, कनाडा में है प्रोटेस्टेंट धर्म वाले और यूएसए में है कैथोलिक। ईसाई धर्म के ही ये दोनों ब्रांचेज हैं, एक रोमन कैथोलिक समूह है, दूसरा उसका प्रोटेस्ट करने से प्रोटेस्टेंट समूह बना। तो कनाडा में ईसाई धर्म और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ईसाई धर्म, दोनों ही देशों में ईसाई धर्म की प्रधानता है। लेकिन यूएसए में जो हैं वो ज़्यादातर लोग फॉलोअर हैं रोमन कैथोलिक धर्म के, जबकि जो कनाडा के फॉलोअर्स हैं वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप के फॉलोअर्स हैं। इनके साथ साथ मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्मावलंबी, सिख धर्म के लोग कनाडा में अधिक हैं अपेक्षाकृत संयुक्त राज्य अमेरिका के। और साथ ही साथ और भी छोटे धर्मावलंबी यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य धर्म है वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है।
इसी तरह से क्रिश्चियन लोगों के या कह लें कि यूरोपीय लोगों के आगमन से इन दोनों ही देशों की भाषा जो है वो इंग्लिश है। और चूंकि कनाडा में इंग्लिश के साथ साथ फ्रांसीसी लोग भी आए, तो कनाडा की जो आधिकारिक लैंग्वेज है वो अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच भी है, लेकिन अमेरिका की जो आधिकारिक लैंग्वेज है वो केवल और केवल इंग्लिश है। तो इंग्लिश यहाँ पे सबसे बड़ा समुदाय है। इसके साथ साथ मंदारिन समुदाय जो चाइनीज भाषा ग्रुप है वो भी है यहाँ पे लोग। और कुछ हद तक इसमें जो लैटिन अमेरिकी देश हैं जैसे स्पेनिश है, डच लैंग्वेज है, ये सब भी थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसी कारण अमेरिका के इन दोनों देशों को हम लोग एंग्लो अमेरिका कहते हैं। जबकि मैक्सिको और मैक्सिको के बाद का पूरा साउथ अमेरिका, इनको हम लोग लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो लैटिन अमेरिका और एंग्लो अमेरिका ये बेसिकली विभाजित किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेज। यूरोपीय भाषाएं जो अंग्रेजी के अलावे यानी फ्रेंच है, पुर्तगीज है, स्पेनिश है, डच है, ये सारे लैटिन ग्रुप के समूह हैं। और ये मैक्सिको और मैक्सिको के साउथ वाले पार्ट में ये लैंग्वेजेज बोली जाती हैं, इसलिए उस पार्ट को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो ये सांस्कृतिक पक्ष है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लोगों का। और ये दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो इनकी सोसाइटी भी डेवलप्ड है और बहुत ही साइंटिफिक स्टेज में ये लोग रह रहे हैं। इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये व्यापार में इसका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अमेरिकी महाद्वीप की जो जनसंख्या है उसका एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है यहाँ होने वाला प्रवास। तो प्रवास से ही यह महाद्वीप विकसित हुआ है। और इसमें अभी हमने देखा था कि ये इंग्लैंड है और यहाँ पे फ्रांस है, इन दो देशों से सबसे ज़्यादा प्रवास हुआ अमेरिका महाद्वीप को। पहले से भी ये प्रवास होते रहे ये नार्डिक लोगों से, जो स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों से लोग गए, लेकिन ये प्रवास बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। स्पेशली 1492 जब कोलंबस ने सर्च किया अमेरिका का, उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ मूव करना शुरू किए। और एक आंकड़ों के अनुसार जो 1835 से 1935 का शताब्दी है, यानी लगभग 100 वर्षों में, ये 100 वर्षों में 75 मिलियन लोग यूरोपीय क्षेत्रों से अमेरिका की तरफ गए। और इनमें सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश और फ्रेंच लोग थे, इन लोगों ने उत्तरी अमेरिका का रुख किया। और शुरू में 13 कॉलोनियाँ बनी थी जिन्होंने बाद में अपनी स्वतंत्रता घोषित की ब्रिटेन से। और इस स्वतंत्रता को पेरिस की संधि के द्वारा रेटिफाइड किया गया। तो कोलंबस के बाद से प्रारंभ हुआ प्रवास, 16वीं शताब्दी तक बहुत सारी बस्तियां यहाँ बस गईं। और बस्तियों के साथ साथ ये लास्ट में 1935 तक ये बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन से अमेरिका महाद्वीप के सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए। इन लोगों ने यहाँ के मूल कल्चर को लगभग समाप्त कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रक्त रंजित संघर्ष हुए मूल निवासियों के बीच और यूरोपियंस के बीच। और यूरोपियंस जो है वहाँ पे तकनीकी रूप से काफ़ी दक्ष थे, तो इनका पलड़ा हरदम भारी रहा। और इनके साथ साथ जहाँ पे वृक्षों की और जंगलों की बहुतायत थी, वो काट के घास के मैदानों में चेंज कर दिए गए, बड़े बड़े फार्म्स में चेंज किए, जिनको रैंचिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ के खनिजों का विदोहन भी हुआ और खनिजों के आधार पे बहुत सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान बने। साथ ही साथ यहाँ के पूरे संसाधनों का बहुत ही समुचित तरीके से उपयोग किया गया, जिसके कारण यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्रों में से एक है। अब ये माइग्रेशन क्यों हुआ? तो माइग्रेशन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसको कहते हैं पुल फैक्टर या आकर्षक कारक, यानी जो अपनी तरफ आकर्षित करता हो। तो इस पुल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ समतल भूभाग था जिस पे कृषि भी की जा सकती थी। इसके साथ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु थी जो यूरोप की जलवायु के साथ साथ लगभग मैच करती थी। संसाधनों की बहुलता थी, कोयला, लोहा इस्पात, खनिज के संसाधन, पेट्रोलियम, ये सारे यहाँ पे मिले। और साथ ही साथ जो यहाँ फॉल लाइन है, जो प्रपात रेखा है, उस पर जल विद्युत का पोटेंशियल बहुत अधिक था, तो उसका प्रयोग किया गया और बहुत ही भारी मात्रा में औद्योगिकरण हुआ। तो ये सब पुल फैक्टर थे। तो जो भी अपना वे ऑफ लाइफ या जीवन ढंग को
ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित हुए, वो आके अमेरिका में बसे और उन्होंने अमेरिका महाद्वीप के विकास में काफ़ी योगदान दिया। तो प्रवास एक बहुत ही विशिष्ट फैक्टर है अमेरिका की जनसंख्या क्या, क्योंकि अमेरिका और कनाडा ये दोनों ही देश, यहाँ की जनसंख्या, इनकी विशेषताएं, यहाँ पे तकनीक, यहाँ की दक्षता, ये सारा कुछ प्रवासित लोगों के द्वारा निर्धारित हुए हैं। तो इसलिए प्रवास यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और वर्तमान में भी जो संयुक्त राज्य अमेरिका विशेषकर से और कनाडा दोनों की पॉलिसी है कि पूरे वर्ल्ड से जो तकनीकी और दक्ष लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनकी सर्विस वैल्यू बहुत अधिक है, वो पूरे दुनिया से ये लोग हायर करते हैं और अपने यहाँ बुलाते हैं। तो ये अभी भी एक्सपर्ट जनसंख्या को अपने यहाँ आकर्षित करते रहते हैं। तो इसलिए ये प्रवास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।